हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट, जिसका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है। और सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग आज एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में हर बार एक प्रश्न आता ही आता है। तो आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 क्या है और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित प्रश्न, यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं। अब देखिए, कह रहा है पहला ही प्रश्न हमारा, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया। यानी कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो मुख्य सूत्र है इसका शिक्षा बिना बोझ के। और यह विचार कब आया, कब दिया गया था यह नारा? तो ऑप्शन ए है 1998 में, ऑप्शन बी है 1993 में, ऑप्शन सी है 1987 में, या फिर ऑप्शन डी है 1947 में। तो कब आया था शिक्षा बिना बोझ के यह विचार? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 1993 में आया था। किसने दिया था? तो यशपाल समिति। कौन सी समिति आई थी 1993 में? यशपाल समिति आई थी। और इसी यशपाल समिति ने क्या करी थी? तो यह जो यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ के यह नारा दिया था। और यही एनसीएफ 2005 का क्या था? मुख्य सूत्र था। पूछ सकता है आपसे कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो यह क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? यानी कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो परीक्षा सुधार बताए गए थे, उनमें से कौन सा सुधार बताया गया है? तो ऑप्शन ए है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सतत मूल्यांकन, और ऑप्शन सी है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी है सभी। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अगर हम परीक्षा सुधारों की बात करें, तो इनमें से ये सभी सुझाए गए थे कि सामूहिक कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, यानी कि ये सभी मूल्यांकन होने चाहिए। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है दूसरे प्रश्न में। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी कि जो विद्यालयी शिक्षा है, उस विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम, सबसे लेटेस्ट जो दस्तावेज है वह कौन सा है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और एनपीई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है सबसे नवीनतम दस्तावेज है, राष्ट्रीय दस्तावेज है, किसके लिए? विद्यालयी शिक्षा के लिए। तो देखते हैं क्या है एनसीएफ 2005, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है क्या है? नवीनतम दस्तावेज है विद्यालयी शिक्षा के लिए। आरटीई एक्ट 2009, इससे संबंधित हमारी पिछली क्लास हो चुकी है। अब तक जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक प्रश्न सीटेट में आना निश्चित है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? चौथा प्रश्न है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो किस मंत्रालय की पहल पर जो है एनसीएफ 2005 को हम तैयार किया गया? ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब क्या हो गया? अब इसका नाम शिक्षा, वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम हो गया इसका? शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब क्या है? दूसरा है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है अधीनस्थ बोर्ड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस मंत्रालय की पहल पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तैयार किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय की पहल पर इसको तैयार किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पांचवा प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? यानी कि एनसीएफ 2005 में शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, और वह कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसका अधिकतम प्रयोग के सुझाव की बात की गई है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ऑप्शन बी है
अमूर्त से मूर्त की ओर, और ऑप्शन सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। इनमें से एनसीएफ 2005 ने किस शिक्षण सूत्र का अधिक प्रयोग करने का बात किया? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओ और मूर्त से अमूर्त की तरफ आगे बढ़ो। ये शिक्षण सूत्र पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छठा देखते हैं कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है? जो करिकुलम शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, या ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा का? तो करिकुलम की बात करेंगे तो करिकुलम किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा के करिकुलस से बना हुआ है। यह करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। 7वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? यानी कि एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला थी वह कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, या फिर NCERT नई दिल्ली, और या फिर NHRD नई दिल्ली। कहाँ पर आयोजित हुई थी एनसीएफ 2005 की कार्यशाला? तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि NCERT नई दिल्ली। बात करें NCERT की, इसकी स्थापना कब होती है? क्योंकि ये भी पूछा जाता है आपसे, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर बात करें तो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में। HQ कहाँ पे है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। मैंने ND लिख दिया, न्यू दिल्ली में ही है। 1961 में NCERT की स्थापना होती है, और एनसीएफ 2005 की कार्यशाला भी कहाँ पर आयोजित होती है? तो इसी नई दिल्ली में यानी कि NCERT पर आयोजित होती है। आगे देखते हैं 9वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया? यानी कि एनसीएफ 2005 में जो है सबसे ज़्यादा किस बात पर बल दिया गया? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, या इन सभी पर? तो अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की तो वह बात करता है शांति के लिए शिक्षा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। यानी कि शिक्षा किसके लिए हो? पीसफुल, पीस दे, हमें शांति दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार की बात की गई थी? किस परीक्षा में सुधार किया जाएगा? ऑप्शन ए देखते हैं, कक्षा 10वीं की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो। ऑप्शन बी है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक कर देना। ऑप्शन सी है कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए, तो यही हमारा राइट आंसर है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो 10वीं की परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? यानी कि करिकुलम, पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाए, क्यों चाहिए पाठ्यक्रम? ऑप्शन ए है शिक्षक की सुविधा के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, या ऑप्शन सी है बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें कि हमें पाठ्यक्रम क्यों चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए? पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अगर हमारा पाठ्यक्रम होगा निश्चित, तो हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी कि किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्या पढ़ाया जाना है, ये सब कहाँ तय होता है? इसी पाठ्यक्रम, करिकुलम में ही तय किया जाता है। और बच्चों को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या शिक्षक प्रयासरत रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। यानी कि एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया कि हम सूचना को सूचना को हम क्या मानने से बचें? ज्ञान, सूचना, समझ, या इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। सूचना क्या है? ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान मानने से बचना चाहिए। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा। 12वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह प्रश्न एग्जाम में आ गया तो गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। तो एनसीएफ 2005, ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? तो एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है कि कितने अध्याय हैं एनसीएफ 2005 में? देखिए 2005 राइमिंग कर लीजिए, 2005 है वर्ष भी और 5 अध्याय भी हैं, तो आपको कभी नहीं भूलेगा यह। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के
अंतर्गत महत्व दिया गया है, यानी कि इनसे 2005 में जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक है उसके अंतर्गत किस चीज़ को महत्व दिया गया है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए है शिक्षित एवं अप्रेरित शिक्षकों को, ऑप्शन बी है बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ऑप्शन सी है बालकों के लिए संरचित अनुभव, आगे देखते हैं कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को या भौतिक संसाधन को। तो किसको सबसे ज़्यादा बल दिया गया है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न को एक बार और देखते हैं। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया, किसको दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव, कौन सा अनुभव? संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऑप्शन सी इसमें क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। आगे देखते हैं हम 14 नंबर का प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, यानी कि जब अगर एक बच्चा फेल होता है तो वह क्या दर्शाता है? किस चीज़ को दर्शा रहा है? अपनी असफलता को कि बच्चा फेल हो गया, या फिर स्कूल की असफलता को, या समाज की असफलता को, या परिवार की असफलता को? यदि एक बच्चा फेल होता है तो वह दर्शाता है कि स्कूल की असफलता को। किसकी असफलता? स्कूल की असफलता। क्यों? क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने ही अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाया, इसलिए बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 15वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, सीखना ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब सीखता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी है सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है। तो इनमें से और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा है सीखना क्या है, तो यह ज्ञान निर्माण की क्या है? एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। 16वां देखते हैं प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय संचालन समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय संचालन समिति, ठीक है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष की, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। इन्होंने ही 1993 में, कब? 1993 में, 1993 में शिक्षा बिना बोझ के नारा दिया था। क्या नारा दिया था? शिक्षा बिना बोझ के, याद रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? एक अनुमोदक की, सुविधादाता की, आधिकारिक की, या फिर तानाशाह की? तो तानाशाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए शिक्षक। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक सुविधादाता की होनी चाहिए। अगर बच्चों के सामने कोई भी समस्या हो, उस समस्या का उचित हल सुझाने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। तो वह किसका काम करेगा? एक सुविधादाता का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 18वां प्रश्न हमारा क्या है कि 18वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ? तो कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है इसका कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया? तो ऑप्शन ए है सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है गोदान। ये गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। और विज्ञान एवं तकनीकी, तो कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का, तो इसका कॉन्सेप्ट आया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सभ्यता और प्रगति से यह कॉन्सेप्ट आया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है इसके दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी है रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बना, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है, तो यह आता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उसको बाहरी जीवन से, जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ें। बच्चों का जो पास पड़ोस है, बच्चों का परिवार है, आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करें, स्कूली ज्ञान को हम बच्चे के बाहरी परिवेश से भी जोड़ें, बाहरी ज्ञान से भी जोड़ें। सिर्फ स्कूली ज्ञान को नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान को भी महत्व दिया गया है एनसीएफ 2005 में। ऑप्शन ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न है
20वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है, इनकी इनमें से कोई एक सत्य कथन कौन सा है, जानना है। तो ऑप्शन ही है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन बी है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। या ऑप्शन सी है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। आपको तो यही मिल गया होगा आंसर, लेकिन हम ऑप्शन डी को भी देखेंगे। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना क्या है, अवहेलना, मैं यहाँ लिख देती हूँ अवहेलना, अवहेलना करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य क्या है। ऑप्शन सी हमारा सही सत्य है कि ऑप्शन सी सत्य है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या करना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। तो सीखना क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना ज्ञान निर्माण की क्या है, एक प्रक्रिया है ज्ञान निर्माण की। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है 22वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो शिक्षार्थी को हम किस प्रकार नियोजित करेंगे, यही एनसीएफ 2005 के हिसाब से पूछा गया है आप लोगों से। तो देखते हैं अभिरुचि के रूप में अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, या फिर ऑप्शन डी है शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो किस स्तर के अनुरूप करना चाहिए, अभिरुचि के, किसके, अभिरुचि के अनुरूप नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए बालकों को। 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को। और देखते हैं ऑप्शन ए एक आदेशक के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक नेता के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका की, तो भाई एक उत्प्रेरक का होना चाहिए, एक कैटलिस्ट का होना चाहिए। बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया जाए, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, शिक्षक एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करे। 24वां प्रश्न है 24वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, आपको नहीं खोजना है। कौन सा सही नहीं है, इनके 3 सही होंगे, कोई एक सही नहीं होगा। ऑप्शन ए है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी है बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन सी है सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ऑप्शन डी को भी हम देख लेते हैं क्या है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती। बिल्कुल, अगर बच्चा घर पे है तब भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, और स्कूल में है तब भी बच्चा सीखता ही रहता है। देखते हैं इसमें क्या आंसर सही होगा हमारा 24वें प्रश्न में। क्या सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या सही नहीं है। तो सभी बच्चे, ऑप्शन सी है राइट आंसर, कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअली अलग अलग तरीक़ों से सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी, या फिर उपरोक्त सभी में। तो अगर हम बात करें 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों की, तो इनको उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, उनकी रीजनल या फिर उनकी फोकल लैंग्वेज में। 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या है। तो देखिए वार्षिक परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, दैनिक गतिविधियां, या फिर कोई नहीं। तो अगर हम वार्षिक परीक्षाएं जैसे सुमेटिव टेस्ट कहा जाता है, सुमेटिव मूल्यांकन कहा जाता है, सुमेटिव एवोल्यूशन कहा जाता है उसे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे के आकलन का तरीका कैसा, दैनिक गतिविधियाँ। यह आकलन जो है सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है,
27वां देखते हैं। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में यहाँ भरना है आपको, अध्यापन की बात करना निरर्थक है। यानी कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना ही निरर्थक है। क्यों? पिछड़ी, समान, कक्षा केंद्रित और सृजनशील। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की किसकी तो सृजनशील अध्यापन की बात करना। जब भीड़ भाड़ वाली कक्षा होगी तो वहाँ पे क्रिएटिव चीज़ें नहीं होगी, यानी कि सृजनशील कक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, सृजनशील अध्यापन नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं 28वें प्रश्न को। 28वां प्रश्न है, यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं। यानी कि यदि बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? यदि बच्चे फेल होते हैं तो किस चीज़ को दर्शाते हैं? एक बच्चा फेल हुआ तो किस चीज़ को दर्शा रहा है कि क्या फेल हुआ? स्कूल की असफलता, अपनी असफलता, समाज की असफलता या परिवार की असफलता। यदि ये प्रश्न हमने पीछे भी कर चुके हैं इस प्रश्न को। यदि एक बच्चा फेल होता है तो वह स्कूल की असफलता को क्या करता है? दर्शाता है। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए गणित शिक्षक का लक्ष्य? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। तो अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है 30वां, देखते हैं कि यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। किसकी चिंता के प्रति जो है संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए? गणित की चिंता या व्याकरण पर्यावरण की या फिर भाषा की या फिर मातृभाषा की? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, कि पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यक्रम में व्याप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यह थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।